आपको एक नॉलेज के लिए, आप लोगों को एक नॉलेज के लिए अभी ये बना रहा हूं, ये 10 मिनट के बाद है ना नेक्स्ट क्लास जाएंगे। देखिए लॉजिक गेट्स नॉर्मली 7 प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं। एंड गेट, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ दिख रहा है सर दिख रहा है। हाँ, देखिए फिलहाल हमारा फोन के अंदर ये लॉजिक गेट का सिस्टम नहीं है। ओके, इधर उधर एक या दो आईसी के अंदर दिया हुआ है, मतलब ज्यादा नहीं है। और इसीलिए हम लोगों का चेकिंग मेथड जो हम लोग अभी ग्राउंड रेसिस्टेंस के ऊपर जो काम कर रहे हैं, ये टेस्टिंग फिलहाल के लिए चलता है। अगर फ्यूचर के अंदर लॉजिक गेट्स का सिस्टम आ गया, वहां पर लॉजिक गेट्स का सिस्टम फोन के अंदर आ गया, तो जो हम लोग आज टेस्ट कर रहे हैं मल्टीमीटर से, जो टेस्टिंग प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा है, वो टेस्टिंग प्रोसीजर वहां पर काम नहीं करेगा। सिर्फ एक शॉर्टिंग कंडीशन में ही काम करेगा, बाकी कोई भी ग्राउंड रेसिस्टेंस का सिस्टम काम नहीं करेगा वहां पर। याद रखिए, जहां पर लॉजिक गेट्स होते हैं वहां पर ग्राउंड रेसिस्टेंस का सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। यहां पर होता है आपका सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए होते हैं लॉजिक गेट्स पूरा। ओके, और यहां पर अगर फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी आ गया तो फिलहाल जो चेक कर रहे हैं वो मेथड काम नहीं करेगा। याद रखिए, जब आप लोग खुद ब खुद अपडेट नहीं होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, यहां पर कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर टीटीएल एंड सीमोस। ओके, हम लोग सीमोस मेथड में यहां पर कंप्लीटली मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन आईसीस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मॉसफेट एंड जेफेट्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अंदर टीटीएल सीमोस, इसके अंदर चेकिंग मेथड अलग होता है, मगर लॉजिक गेट्स के अंदर मेथड अलग होता है। ओके, कॉमनली हम लोग क्या यूज करते हैं, टीटीएल, सीमोस, ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक्स बोलते हैं। ओके, आईसीस के अंदर नॉर्मली अभी क्या हो रहा है, हमारा फोन के अंदर आईसीस के अंदर एनपीएन एंड पीएनपी एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लॉजिक गेट्स के अंदर अलग होता है। क्लियर, ये मेथड टोटली चेंज होता है। यहां पर कितने प्रकार का लॉजिक गेट्स है, एक बार एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए ये दिमाग के अंदर नहीं जा रहा है तो छोड़ दीजिए, नॉट एन इश्यू, क्योंकि ना फिलहाल के लिए ये कोई काम का नहीं है फिलहाल के लिए, मगर कभी भी ये इंट्रोड्यूस हो सकता है और 3-4 साल के अंदर तो ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा, गारंटीड है वो। 3-4 साल के बाद में ये 100% हर एक फोन के अंदर आ जाएगा, वो तो गारंटी है। ओके, यहां पर देखिए कितने प्रकार के गेट है, यहां पर एंड गेट, एंड गेट, और गेट, जॉर गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर, बाद में स्नॉर, 7 प्रकार का गेट्स आते हैं। ये गेट क्या बोल रहे हैं यहां पर पढ़ के आप कोई बोल सकते हैं, यहां पर क्या बोल रहे हैं गेट, कोई पढ़ के इसके बारे में बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, देखेंगे। The AND gate is so named because if 0 is called false and 1 is called true, हाँ, the gate acts in the same way as the logical and operator. The following illustration and table shows the circuit symbol and logic combinations for an AND gate. In the symbol, the input terminals are at left and the output terminal is at right. हाँ, The output is true when both inputs are true, otherwise the output is false. In other words, the output is 1 only when both inputs and 2 are 1. इसका मतलब क्या समझ में आया, एक्सप्लेन कीजिए। आपके सामने ही है, जी सर। आपने तो पढ़ लिया, ओके, परफेक्ट पढ़ा। अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप, एक बार बोल सकते हैं मुझे, क्या समझ में आया आपको? अहमद जी बोलिए। सर ये लॉजिकल और ऑपरेटर दोनों नहीं, यहाँ पर Same मुझे gate. ये सिर्फ ये चीज बताइए, यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, आपने पढ़ लिया ना, कैसे काम जी। करते हैं बोलिए, काफी है। सर ये गेट होता है, ये एंड गेट के ऊपर ही है डिस्क्रिप्शन, और एंड गेट इज कॉल्ड दोनों इनपुट 1-1 है तभी आउटपुट मिलेगा। हाँ सही बोला सर।
सही बोला आपने सर। देखिए सही मतलब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंड गेट का यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चैट लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, द आउटपुट इज ट्रू व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। यहाँ पर ट्रू का मतलब एक, फॉल्स का मतलब शून्य। जीरो इज कॉल्ड फॉल्स, यहाँ पर देखिए जीरो इज कॉल्ड फॉल्स, वन इज कॉल्ड ट्रू। मतलब जब दोनों इनपुट के अंदर वोल्टेज आया, मतलब यहाँ पर सिग्नल आएगा तभी आउटपुट बाहर निकलेगा। ओके, अगर कोई दो इनपुट के अंदर कोई एक इनपुट के ऊपर भी वोल्टेज नहीं है, मतलब सिग्नल या वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आउटपुट शून्य होता है, फॉल्स होता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए वही बोल रहे हैं यहाँ पर, मगर ये बोलने के बाद भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे पता है। ओके सर ये तो समझ में आ गया, समझ- दोनों पॉइंट हमें पता चल गया सर। आपको सर, आप तो बहुत सीनियर है, आपको तो 100% समझ में आ जाएगा। ये पहचान गए सर। हाँ, क्योंकि टीवी आप में ऑलरेडी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोसेसर अंदर बनता था। काम कर रहे हैं ना, आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर रहे हैं ना, जी तो साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जिसका बैकग्राउंड है ना, उनको तो समझ में आ जाता है, बहुत आसान है। आसिफ जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। सर दोनों पॉइंट पे वोल्टेज आएगा तो आउटपुट आएगा, अगर Output दोनों में आएगा। से एक भी मिसिंग होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट आएगा। अभी ये देखिए आर गेट देखिए, अभी क्या है देखिए, अभी इसको पढ़िए। इसमें तो ऐसा दिया हुआ है, अगर एक भी पॉइंट का अगर वोल्टेज होगा तो आउटपुट आएगा। मतलब इनपुट के अंदर दोनों इनपुट नहीं है तो आउटपुट नहीं आएगा। इनपुट के अंदर कुछ भी एक भी इनपुट के अंदर वहां पर आ रहा है तो आउटपुट भी आ जाएगा। मतलब ये काम करने के लिए दो इनपुट का जरूरत नहीं है, एक इनपुट का है तो एक काफी इनपुट है। जी सर। हाँ हाँ ओके, अभी नेक्स्ट ये ऑर गेट हुआ, अभी जोर गेट, इसके बारे में बताइए। ये काम करना है तो दो इनपुट के अंदर कोई एक ही इनपुट के अंदर वोल्टेज आना चाहिए, तभी आउटपुट आएगा। अगर दोनों पे इन आ रहा है तो आउट नहीं देगा। क्लियर? और नेक्स्ट नॉट गेट, मतलब एक डायोड हो गया है, इनपुट आएगा तो आउटपुट आएगा, वही है। यहां पर इनपुट है तो आउटपुट नहीं बनेगा, अगर इनपुट नहीं है तो आउट आएगा। यहां पर याद रखिए, यहां पर वोल्टेज नहीं होते, ये पूरा बाइनरीज होते हैं, बाइनरी बोलते हैं। यहाँ पर वोल्टेज नहीं बोलना है, ये बाइनरी होता है। हाँ, वही मतलब तो। सिग्नल होता है, ये बाइनरी होता है। लॉजिक गेट्स काम करते हैं बाइनरी के ऊपर, मतलब सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। ओके, मतलब ये काम करना है, नॉट गेट काम करना है, तो इसका जो लेफ्ट साइड में क्या है, इनपुट है। ये इनपुट के ऊपर अगर बाइनरी यहाँ पर सिग्नल कुछ आ रहा है तो ये आउट नहीं देगा, यहाँ पर शून्य होना चाहिए। मतलब इनपुट इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पर आउटपुट ट्रू होगा, फिर आउटपुट ऑपोजिट मिलेगा। हाँ ऑपोजिट मिलेगा। एंड गेट देखिए कैसे काम करता है। एंड गेट ऑपरेट्स एज एन एंड गेट, ये नैंड गेट है, एंड गेट की तरफ ये काम करता है। एंड कैसे काम करता है, एंड कहां पर है, ऊपर है, इसके जैसा ही काम करता है नैंड गेट, बाय फॉलोड बाय ए नॉट। एंड के जैसे ही फॉलो काम करता है, मगर ये नॉट गेट का मतलब के जैसे काम करता है। इट एक्ट्स, मतलब एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन सर। कॉम्बिनेशन, एंड एंड नॉट का कॉम्बिनेशन है नैंड गेट। यहाँ पर दोनों देखिए, काम करता है। हाँ दोनों टाइप्स में काम करता है। मतलब इसका इनपुट पे फॉल्स आ रहा है तो आउटपुट आएगा, मतलब अपोजिट में। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक इनपुट पे भी आपका सिग्नल है तो आउट देगा। मतलब यहाँ पर इनपुट 1 इनपुट 2 होता है, इसके अंदर इनपुट 2 में होने के बाद ही आउटपुट आएगा। अगर या सिर्फ इनपुट 1 पर है तो भी ये काम करेगा, मगर इनपुट और आउटपुट, इनपुट दोनों इनपुट पर, मतलब हर एक गेट के अंदर आप देखेंगे सिर्फ एक गेट के अलावा हर एक गेट के अंदर 2 इनपुट्स है, मतलब दोनों इनपुट्स के अंदर आ रहा है तो आउट नहीं देगा ये।
ये NAND गेट, ये NOR गेट. NOR gate is a combination of OR gate followed by a inverted. It's मतलब OR gate का inverted सर्किट, मतलब inverted तरीके से ये काम करता है, रिवर्स में काम करता है. ये देखिए क्या हो रहा है, ये काम करना है तो इसको इनपुट का जरूरत नहीं है. अगर गलती से कहीं पर भी इनपुट के अंदर यहाँ पर सिग्नल आ जाता है तो ये काम करना छोड़ देता है. राइट. एंड नेक्स्ट XOR गेट. ये क्या हो रहा है, दोनों इनपुट पे है तो आउट आएगा, दोनों इनपुट पे नहीं है तो आउट आएगा. अगर कोई ना कोई एक ही इनपुट है, दो इनपुट्स के अंदर एक इनपुट है तो आउटपुट नहीं देगा. देखिए यहाँ पर इनपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं जा रहा है, मतलब आसान लग रहा है. अभी ये सोचिए, नॉट गेट XOR गेट ये पूरा गेट्स में कॉम्बिनेशन में यहाँ पर काम कर रहा है, तो कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे. अभी कठिन हो जाएगा वो, कठिन अभी हो जाएगा। अभी अभी NOR गेट एंड XOR गेट, NOR गेट एंड NOR गेट दोनों मिक्स हो गया अभी कॉम्बिनेशन में. अभी क्या आना चाहिए, ये कैसा काम करना है, अभी यही होता है. मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में होते हैं, ये पूरा अलग अलग से एक कंपोनेंट लगा के ये XOR गेट ये NOR गेट नहीं होता है. आईसी के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर है. ओके. अभी मान लीजिए XOR गेट NOR गेट पूरा मिक्स हो चुका है. अभी कौन सा लाइन में क्या फ्रीक्वेंसी आना चाहिए. देखिए XOR गेट ये लॉजिक गेट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऑसिलोस्कोप से ही पॉसिबल है, मल्टीमीटर से नहीं होता है. तो मतलब जिस दिन, याद रखिए, जिस दिन ये लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट हो जाएगा फोन के अंदर, मल्टीमीटर को साइड में रखना है. तो पहले मल्टीमीटर के साथ में क्या ऐड करना पड़ता है, ऑसिलोस्कोप. बोलिए सर. लॉजिक प्रोब भी आता है ना कुछ सर? हाँ आता है, मगर उससे बेहतर ऑसिलोस्कोप है ना. हाँ सर. हाँ. और एक चीज मैं बोलता हूँ, अभी मल्टीमीटर के अंदर कितना मोड्स में हम लोग काम करते हैं, कौन कौन सा मोड में काम करते हैं, बोलिए एक बार. डायोड मोड, डायोड मोड, वोल्टेज मोड, बीप मोड. हम लोग इलेक्ट्रिशियन नहीं है, बीप मोड पे है. ओके. हाँ, हम लोग क्या करते हैं, डायोड मोड, वोल्टेज मोड, ओम्स मोड. ये तीन मल्टीमीटर के अंदर, ये तीन ऑप्शंस में काम करने के लिए आपको दिक्कत हो रहा है. सही है. कैपेसिटर मोड भी है तो सर? कैपेसिटर मोड वो काम नहीं करेगा यहाँ पर, मल्टीमीटर में वो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा वो. अभी बाबा टूल्स का एक आया है, काम कर रहा है वो सर. सेल करने के लिए बोलता है वो तरुण है ना, सब कुछ बोलता है, मगर वहां पर काम करना है ना, वो प्रैक्टिकल में करके दिखाने के लिए. बोलिए फोन के अंदर कैसे पहचानना है. वो LCR मीटर से होता है सर? LCR मीटर में होता है. LCR मीटर में आपको कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर का वैल्यू कितना है पता नहीं चलेगा कभी भी, याद रखिए. कैपेसिटेंस मीटर से वो काम कर रहे हैं नहीं पता चलता है, बस उतना ही है. वो तो हम लोग ओम्स मोड में चेक कर सकते हैं जुगाड़ तरीके से, वो ऑलरेडी बोला था मैंने. LCR मीटर में तो सर काम करता है. तो देखिए अब मैं लॉजिक गेट्स के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब तीन मोड में काम करने के लिए देखिए अभी फोन के अंदर एक स्कीमेटिक के अंदर जो है ना, हेलो, स्कीमेटिक के अंदर एक मॉडल का कैपेसिटर ढूंढिए, और वो कैपेसिटर आप चेक करके, वो मीटर आपने बोला ना, तो बोर्ड के ऊपर कितना वो फेराड्स का वो कैपेसिटर लगा हुआ है और उसका वोल्टेज कितना है, मुझे चेक करके बताएंगे. चेक होगा? चेक नहीं होगा. कैपेसिटर चेक करने का तरीका अलग है. आपके पास ब्रेडबोर्ड होना चाहिए, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, वहां पर लगा के चेक करेंगे तो पता चलता है. बोर्ड के ऊपर वो मीटर लगाते ही नहीं बताएगा कभी भी. सर एक क्वेश्चन सर, हाँ. आगे का कंडेंसर पोलर आता था, ये बाइपोलर, तो ये बाइपोलर लगाने का दरकार क्या, छोटा होने की वजह से ना? फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइज्ड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के अंदर होता है, कौन बोला था, जो MLCC कैपेसिटर होता है वो होता है नॉन पोलराइज्ड. सही है. नॉन पोलराइज्ड के अलावा, नॉन पोलराइज्ड छोड़ के, मतलब नॉन पोलराइज्ड का मतलब क्या है. ओके मैं बोलता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ, मैं इंडिया के अंदर बैठा हूँ,
ओके, और कोई अमेरिका अंदर मतलब यूएस के अंदर बैठा है, एक कनाडा में बैठा है, तो हम लोगों को क्या बुलाते हैं? इंसानी बोलते हैं ना सब इंडियन। सब लोग हाँ। इंसानी है ना, अच्छा सब लोग हाँ इंसानी है ना। इंसान छोड़ के मैं मतलब मैं कहीं और दूसरा ग्रह से तो नहीं आया, मैं एलियन नहीं हूँ, सही है। न- धरती के अंदर जितने लोग हैं, जितने कंट्री है, सब लोग इंसान ही है ना। इंसान है, जानवर जी है और कीड़े इंसान है हैं। इंसान, हाँ कीड़े जो भी है और हाँ जानवर है, इतना ही है ना। एनिमल जो भी है, हाँ उसका हम लोग डिवाइड किए, ठीक है बात। उसके बाद में क्या आता है? ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये एशियन है। वो रिकग्नाइज के लिए बोलते हैं, मतलब पहचानने के लिए, ये एशिया से बिलोंग करता है, ये इंडिया से बिलोंग करता है, ये कनाडा से बिलोंग करता है, पहचानने के लिए, बस उतना ही है, सही है। हाँ थियोरी सेम है, हाँ हाँ, थियोरी मतलब अच्छा। यहाँ पर एमएलसीसी कैपेसिटर होता है, कौन सा होता है? एमएलसीसी कैपेसिटर हमेशा होता है नॉन पोलराइज्ड। ओके, अभी आप लोगों ने एक कैपेसिटर देखा होगा, तो इसको क्या बोल देते हैं? 1 मिनट आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट शेयर करता हूँ। आप लोगों ने इसको देख के वो सोचते हैं, ओके। कोई टेंटेलियम करके आता था सर पहला। देखिए, ये कैपेसिटर क्या पढ़ाते थे पहले? ये सर नोकिया फोन में आता था पहले। हाँ, नोकिया एक फोन में साइड आता था, प्लस एक इसको साइड पोलराइज्ड माइनस था। बोलते हैं, इसको पोलराइज्ड हाँ बोलते हाँ हैं। इसी अरे कैपेसिटर को सर प्लस बोलते हैं, प्लस है ना सर। इसको बोलते हैं टैंटेलियम कैपेसिटर। इसका प्लस टैंटेलियम, माइनस होता है। TANTALUM, टैंटेलियम कैपेसिटर बोलते हैं इसको, पोलराइज्ड नहीं बोलते हैं। इसका चेकिंग मेथड अलग है, इसका चेकिंग मेथड अलग है, वो मेथड नहीं है यहाँ पर, प्लस माइनस है, ओके। ये पॉजिटिव ग्राउंड देख के लगाना पड़ेगा। हाँ, पोलराइज का मतलब क्या है? दिशा निर्दित है। हाँ दिशा निर्देश, हाँ इसमें तो हाँ हाँ, अभी अभी फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया बोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं, वेस्ट इंडिया बोल रहे हैं। वेस्ट इंडिया क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ ईस्ट इंडिया बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, क्यों? सर वीडियर क्या है? कौन सा? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर सर। वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल रजिस्टर और वोल्टेज जो बोलते हैं VDR, VDL, VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट VDR रेसिस्टर। वो मतलब कैपेसिटर जैसा ही, मतलब एक साइड में भी Protected ग्राउंड है। रजिस्टर दूसरा है। देखिए, हाँ फिर अलग हम लोग अलग, भटक जा रहे, कहाँ से कहाँ चल जा रहे। नहीं, क्योंकि है ना, ये पूरा क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये अनवांटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि है ना, पहले हम लोग समझना पड़ता है ना, समझना है हर एक चीज है ना, सब कंपोनेंट्स के बारे में समझना है। देखिए, आज मेरे से क्लास लिया, कल किसी और ने आके कुछ और बता दिया, आप उसको मानेंगे ना? तो प्रूव करना है। कोई भी क्लास बोलता है, उनको पूछना है, सर प्रूव करो, दिखाओ। ओके, आप बोल रहे हो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, अभी नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर दिखाओ, कहां से दिखाएगा? होगा? पॉसिबल है? मतलब जब हम लोग सीखना चाहते हैं तो उसके प्रूफ के साथ ही सीखना है ना। हाँ अभी जड़ देखिए, तक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में ढूंढा यहाँ पर, क्या आ रहा है यहाँ पर? जो हमारा बोर्ड के ऊपर हर एक कैपेसिटर के अंदर जो जो नॉन पोलराइज्ड है, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर PF कैपेसिटर्स बोलते हैं हम इसको। ये भी ना आपका सिरेमिक कैपेसिटर, PF कैपेसिटर्स बोलते हैं, ये भी नॉन पोलराइज्ड है। अभी बोलिए क्या कर रहे हैं? और भी दिखाऊंगा नॉन पोलराइज्ड। यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर में देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा नॉन पोलराइज्ड है। अभी बोलिए यहाँ पर क्या काम करना है? तो गलत हुआ ना। अभी यहाँ पर आके मैं ढूंढता हूं, सही तरीके से ढूंढता हूं। MLCC, सही कैपेसिटर मिला, ढूंढते ही मिला। सर अभी तक स्क्रीन आया नहीं, वही नहीं है पुराना वाला ही दिखा। नहीं आ चुका है, आ चुका है। अभी MLCC ढूंढते ही यहाँ पर आ गया। जी सर, आ गए आ गए। मतलब प्रूफ का मतलब यही प्रूफ होता है ना। यहाँ पर अभी देखिए, MLCC बोलने के बाद भी ये देखिए, यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर क्या है, ये भी MLCC है, मगर ये थ्रू होल कंपोनेंट्स है। यहाँ पर बड़ा टांगे वाला दिख रहा है आपको, ये भी MLCC है, मल्टीलेयर सिरेमिक की है ये भी, मगर ये थ्रू होल का कैपेसिटर है, ऐसा SMD नहीं है, ये थ्रू होल। अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी दूसरा कैपेसिटर दिखाऊंगा। अभी ये वाला कौन सा कैपेसिटर है, इसको अभी दिख रहा है आपका स्क्रीन के अंदर बड़े बड़े कैपेसिटर्स। यही वाला देखते हैं, बस छोटा से ही देख के आए। एक मिनट फिर से निकाल के शेयर करता हूँ। अभी देखिए ये वाला कौन सा कैपेसिटर है, अभी दिख रहा है, फोन के अंदर देख रहे हैं ना, मेरा स्क्रीन को डबल क्लिक कीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो होगा, पॉसिबल है? अभी देखिए नहीं, यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ, देखिए कैपेसिटर के दुनिया के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स है, किसको क्या, अभी देखिए हर एक कैपेसिटर पोलराइज दिख रहा है, इसको पोलराइज बोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो दिख रहा है पोलराइज, तो यहाँ पर दिख रहा है ये भी, मगर इसका असल नाम क्या है? अभी आप कोई दुनिया के अंदर दूसरा देश में जाते हैं तो आप जाने के बाद अभी दूसरा तरीका सोचिए। अभी आप मान लीजिए कनाडा गए, आप वहां पर जाते ही वो लोग बोलेंगे आप कौन हो, आप बोलेंगे मैं इंसान हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम एन इंडियन बोलते हैं, या आई एम एन कैनेडियन बोलते हैं, या मैं बांग्लादेशी बोलते हैं, या नहीं तो मैं पाकिस्तानी बोलते हैं। सही है, मतलब इंसान के अंदर भी अलग अलग लोग है ना, कैसे पहचानना है? वो जहां पैदा हुआ उसके हिसाब से उसको वो माना जाता है, बस इतना ही है। सही है, जो जहाँ पे काम होता है, ठीक, जो जहाँ यूज मतलब होता है, हाँ उसके हिसाब से ही हम लोग देखिए, जो US अमेरिका में जो पैदा होता है वहां पर उसका जो बैकग्राउंड होता है, इंडिया के अंदर वो आएगा, वो बैकग्राउंड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। मतलब जहां पर उस दिन जिसका जैसे जो लाइसेंस काम का होता बोले है, थे। हाँ जो जिसका कहाँ पर काम होता है वही है। यहाँ पर भी हर एक कैपेसिटर का अलग अलग काम होता है, हर एक कैपेसिटर का चेकिंग प्रोसेस अलग होता है, हर एक कैपेसिटर को जाके ऐसा ही चेक करते रहेंगे नहीं चलेगा ना। मतलब जो कैपेसिटर यहाँ हम पढ़ते हैं, पोलैरिटी वाले कैपेसिटर को नॉन पोलैरिटी बनाए सर इन्होंने, दो सिरे इसके। नहीं इसको पोलराइज्ड ही सिखाते हैं, पोलराइज्ड कैपेसिटर बोल देते हैं, मगर पोलराइज्ड कैपेसिटर के अंदर भी अलग अलग जिस्म को, मतलब अलग अलग टाइप का कैपेसिटर्स आते हैं ना। इसके अंदर फोन के अंदर कौन सा कैपेसिटर है उसके बारे में पढ़ना है ना। फोन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर नहीं है। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक को मैं बोल दूंगा इसके अंदर भी प्लस माइनस है, बोल दूंगा ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, गलत हुआ ना। मतलब यहाँ पर हम लोग सोचना है पहले टेक्निकली हम लोग कौन सा कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। देखिए अभी ये टाइटेनियम कैपेसिटर का चेकिंग प्रोसेस अलग है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का चेकिंग प्रोसेस अलग है। अभी जो यहाँ पर PF कैपेसिटर्स होते हैं, इसका पावर कैपेसिटर्स बोलते हैं हम लोग इसको, तो इनका कैपेसिटर का चेकिंग प्रोसेस अलग है। तो पोलराइज्ड नॉन पोलराइज्ड बोल के चेकिंग सबको एक ही बना दूंगा तो होगा, काम नहीं करेगा। अभी कोई बोल सकते हैं मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं? एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ, टीवी जो रिपेयरिंग करते हैं वो बता देंगे। हाँ कोई बोलिए, किसी ने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसके ऊपर काम किया, कैसे चेक करते हैं बोलिए? सर बोलिए, होते हैं वहां पे क्या नाम, बोलिए। टीवी वाले हैं। टीवी वाले नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी वाले नहीं बोलना है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलना है। हाँ बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं ना, उनके पास जाके आप बोलेंगे आप टीवी वाले हो, आप लैपटॉप वाले हो, बोल देंगे ना, बहुत गुस्सा आता है। तो बोलना इलेक्ट्रॉनिक्स, मारेंगे हमको। सो इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोलना है। अभी इसको चेकिंग कैसे करते हैं? डिस्चार्ज बताता है सर वो। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मतलब एक साइड आप मल्टीमीटर लगाएंगे, मल्टीमीटर के ऊपर रीडिंग बढ़ता जाएगा, दूसरा साइड पलट के लगाएंगे तो वो जो बड़ा हुआ रीडिंग नीचे आता जाएगा। जी सर ऐसे। हाँ मतलब चार्ज एंड डिस्चार्जिंग मल्टीमीटर में दिख जाता है आपको। हाँ सर वो तो मल्टीमीटर में दिख जाता है, वो फैन में भी एक कैपेसिटर लगता है सर, बड़ा वाला। हाँ हाँ
मगर वो मेथड आपका एमएलसीसी में काम करता है? नहीं नहीं करता है ना, मतलब नहीं, वहाँ नहीं करता। चेंज हो गया ना फिर। इसीलिए जो हम लोग जो सीख रहे हैं उसी के ऊपर रहना चाहिए और उसी के बारे में सीखना है। इसमें रह के दूसरा कुछ और, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं मतलब सीख लिया ये वाला लॉजिक गेट्स, आज क्यों बताया मैंने, क्या सीखा है अभी यहाँ पर, क्या सीख रहे हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप खोल के बैठ के वहां से फोन करते हैं, सर इसमें क्या चेक करना है, इसमें लीकेज आ रहा है। कुछ लोग फोन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, बोलते हैं सर इसके अंदर लीकेज आ रहा है ये लाइन पे, लैपटॉप के अंदर नहीं बनेगा। वो लॉजिक गेट समझते हैं, लॉजिक गेट्स फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कहां पर कितना वेवलेंथ बनना है वो पता है? नहीं है। तो क्या चेक कर रहे हैं वहां पर? मोबाइल फोन सीख लिया, लैपटॉप के ऊपर बजा के बैठना है, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। मगर जो लैपटॉप सीखता है ना, मोबाइल सीखने के लिए बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान है। मतलब याद रखिए, जिस दिन लैपटॉप वाले मोबाइल के अंदर घुसने के लिए शुरू करेंगे, मोबाइल के लोग जो सही से नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना दुकान बंद करके जाना पड़ता है। वो क्रिटिकल है। अच्छा याद रखिए वो। ओके तुम वालों से पंगा मतलब। इसीलिए जितना लैपटॉप वाले हैं डीएसओ रखा हुआ रहता है। ठीक, देखिए एक और चीज, वो कहीं पर भी यूट्यूब में आके या फेसबुक में आके शोर मचाते रहते हैं, देखा है कभी भी? उनके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर होता है वो लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए ना, मतलब वो छोड़ के बाकी सोचने का टाइम नहीं मिलता उनके पास। हमारे पास तो एक कैपेसिटर हटा दिया तो 2000 ले लिया तो यहाँ पर पूरा शोर मचा देते हैं, मैं ही मार्केट पे किंग हूँ। और पूरा वीडियो सही बोले। हर जगह पे शोर मचाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम कम में दिखावा ज्यादा है। वहां पर काम इतना ज्यादा है, वहां पर है ना, एक लैपटॉप बोर्ड इतना बड़ा होता है, एक फुट का, एक फीट का है ना बोर्ड होता है, उसका पूरा ट्रेस करके करने के लिए ही पूरा उसका टाइम, पूरा दिन निकल जाता है। और एक लैपटॉप करने से मैक्सिमम कितना आएगा पता है? 2000 के ऊपर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर हटा दिया तो आ गया 2000। ये तो हटा गया हुआ। वो एडवांटेज ले रहे हैं आप लोग, इसलिए ना वो लैपटॉप जो करते रहते हैं ना, उनको टाइम नहीं होता बकवास करने के लिए, हमारे पास बहुत ज्यादा है। और सीखने के लिए, लैपटॉप सीखने के लिए कम से कम 1 साल लगता है, याद रखिए। 2 महीने 3 महीने में जाके आप सीख के आएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। मोबाइल सीखने के लिए ही हमें कितना टाइम लग रहा है? कम से कम 50 फोन रिपेयर करने तक एक्सपीरियंस नहीं होगा। 50 फोन, कुछ मोबाइल शॉप वालों को 50 फोन रिपेयर करना है कम से कम 6-7 महीने लगता है, याद रखिए। और कुछ लोगों को सिर्फ 1 ही महीने में हो जाएगा उनका एक्सपीरियंस। मतलब जितना फोन से ज्यादा ले रहे हैं तो उतना जल्दी सीख पाएंगे। 50 फोन रिपेयर करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, रिटर्न बैक टू नोट्स। डेट के ऊपर मैं थोड़ा डिटेल्स बोल देता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये वाला आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मतलब यहां पर देखिए, MID, PMID, MID V बस एक्सेट्रा। मतलब MID से आपका शुरू होके कुछ भी मतलब वो उसके साथ में कुछ भी मिला हुआ है तो उसको हम लोग MID ही सोचते हैं, मतलब मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन। PMID का मतलब पावर मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन। हम लोग क्या करना है, चार्जिंग सेक्शन के अंदर, मतलब स्कीमेटिक के अंदर जब जाएंगे, ऑलरेडी ये क्लास हुआ था, सिर्फ आपको थियरी अभी बोल रहा हूँ। तो स्कीमेटिक के अंदर जाके हम लोग ढूंढेंगे, वहां पर क्या देखना पड़ता है, एक होता है MID, PMID, ये लाइन आपको ढूंढना है पहले स्कीमेटिक के अंदर।
और जिस आईसी के अंदर ये एमआईडी लाइन दिखता है और बूट दिखता है, यहाँ पर देखिए बूट, चार्ज बूट, बीटीएसटी, बीएसटी, बूट कैप, इतने लाइनों के अंदर कुछ भी नाम वहां पर दिखता है, इसका मतलब वो बूट है। बूट लाइन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, बीटीएसटी, बीएसटी। इसके साथ में सी टाइप के अंदर, ओके एक मिनट, सी टाइप का चार्जर है, सी टाइप का कनेक्शन है, इसके अंदर यूएसबी है, तो इसके अंदर क्या देखना पड़ता है, CC1 एंड CC2, CC1 और CC2 को देखना है। जिस आईसी के अंदर एमआईडी, बूट, CC1, CC2 जिस आईसी के अंदर है, वही आपका फोन का चार्जिंग आईसी है, याद रखिए। फास्ट चार्जिंग आईसी में, वायरलेस चार्जिंग आईसी में सीसी नहीं होते, बूट होते हैं, एमआईडी होते हैं, बूट होते हैं, एमआईडी भी होता है, मगर सीसी नहीं होता। फास्ट चार्जिंग आईसी के अंदर लाइन और वायरलेस चार्जिंग आईसी के अंदर लाइन CC1, CC2 नहीं होते, सिर्फ चार्जिंग में होता है। क्लियर? यही प्रैक्टिकल में कल करा था मैंने। ओके, नेक्स्ट डेड फोन चेकिंग। डेड फोन चेकिंग, ये पॉइंट्स नहीं है, हाँ यहां पर देखो, डेड फोन चेकिंग के अंदर क्या क्या चीज चेक करना है। हॉट टेस्टिंग के अंदर मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर हॉट टेस्टिंग का मतलब यूएसबी या बैटरी, मतलब वोल्टेज देने के बाद जो चेक करते हैं ना, वो वाला पॉइंट है। ओके, कहां पर क्या क्या आना चाहिए। वीपीएच लाइन पर हम लोग जब चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर वीबीएस चेक करना है, वीबस के बाद वीपीएच जाना है, वीपीएच के बाद में बूट पे आना है, कोई 1 2 3 4 स्टेप्स नहीं है, ये पूरा स्टेप्स आप चेक करना पड़ेगा। क्लियर? ये क्लियर कर लीजिए हमेशा। वीपीएच के ऊपर देखिए वीबैट हो सकता है, वीसीस, वीबैटसिस, कुछ भी लाइन का नाम अलग अलग नाम हो सकते हैं। ओके, वहां पर आपको वोल्टेज कितना आएगा, 3.6 to 4.2। जब सिर्फ बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के ऊपर कितना वोल्टेज है, उसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज आएगा। जब आप लोग यूएसबी लगाते हैं तो 4 वोल्ट के ऊपर ही आना चाहिए, गारंटी याद रखिए, 4 वोल्ट के ऊपर ही आना चाहिए। चार्जर लगा के बैटरी कनेक्ट करेंगे तो 4 वोल्ट के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, ये यहाँ पर लिखा है। और नेक्स्ट बूट कैपेसिटर। बूट कैपेसिटर पर आके आप चेक करेंगे, यहाँ पर बूट कैपेसिटर पर एक साइड पे आपको 3.6 से 4.2 वोल्टेज आना चाहिए, और दूसरा साइड जो पंप वोल्टेज होता है वहां पर 7.5 वोल्ट से लेकर 9.5 वोल्टेज यहाँ पर दिखना चाहिए। क्लियर? एंड नेक्स्ट मेन पीएमयू रिलेटेड इंडक्टर्स, जहां पर मेन पीएमआईसी होता है, जिस आईसी के पास क्रिस्टल कनेक्टेड होता है, जिस आईसी पीएमयू के अंदर क्रिस्टल कनेक्टेड होता है, उस आईसी का आजू बाजू में जो इंडक्टर्स होते हैं, वहां पर याद रखिए इंडक्टर्स पर वोल्टेज जब चेक करते हैं, मिली वोल्ट, मान लीजिए मिली वोल्ट का मतलब 0.300 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट या 2.8 वोल्ट, कुछ फोन के अंदर 2 मतलब 3 वोल्ट भी आएगा, जहां पर यूएफएस होता है वहां पर। ये कब आएगा ये वोल्टेज, जब यहाँ पर चेक करने के लिए पावर बटन को दबाएंगे तभी वोल्टेज बनेगा। पुराना फोन्स में कुछ मॉडल में सीधा आ जाएगा, कुछ मॉडल्स के अंदर यहाँ पर पावर बटन दबाने के बाद ही वोल्टेज बनेगा। मतलब छोटे वोल्टेजेस, यहाँ पर कोई फिक्स्ड वोल्टेजेस नहीं है, चलता है ऊपर नीचे वोल्टेजेस हो रहा है तब भी ओके कंडीशन है, मतलब आपका मेन पीएमआईसी सही है, मेन पीएमआईसी सही है, वोल्टेजेस यहाँ पर इतना आना चाहिए। क्लियर? एंड नेक्स्ट मेन पीएमआईसी इंडक्टर जहां पर है मेन पीएमआईसी के पास, और इंडक्टर्स और आईसी के बीच में जो कैपेसिटर होते हैं, वह उस लाइन को हम लोग वीपीएच लाइन बोलते हैं, वीपीएच लाइन ही है। ओके, यहां पर कितना आना चाहिए, 3.6 to 4.2। क्लियर? एंड नेक्स्ट ये नहीं चाहिए, ओके वो उतना ही है। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये हुआ। नेक्स्ट अभी यहां पर देखिए कूल टेस्टिंग के अंदर डेड चेकिंग, कूल टेस्टिंग, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कूल टेस्टिंग के अंदर जब हम लोग वीपीएच ऑन वीपीएच के ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहां पर वीपीएच लाइन का जीआर कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, अगर आपके पास फ्लूक मल्टीमीटर है तो। अगर फ्लूक नहीं है, आपके पास चाइनीज मल्टीमीटर है, चाइना वालों का चाइनीज मल्टीमीटर है, तो कम से कम यहाँ पर 310 के ऊपर आना चाहिए।
क्लियर? ये पॉइंट याद रख लीजिए, इसके ऊपर ही आना चाहिए 300 के ऊपर, मगर चाइनीज मल्टीमीटर में जब चेक करते हो कम से कम 310 के ऊपर होना चाहिए, 300 के ऊपर नहीं। क्लियर? एंड नेक्स्ट, जब हम लोग ग्राउंड रेसिस्टेंस बूट कैपेसिटर के ऊपर चेक करते हैं, वीपीएच साइड में जो वीपीएच का साइड में वोल्टेज आता है वीपीएच लाइन के साइड पे, वहां पर वीपीएच लाइन का साइड पे आपका 0.310 के ऊपर ही आना चाहिए। ओके? एंड दूसरा साइड जहां पर दूसरा एंड, अदर एंड का मतलब दूसरा एंड जहां पर पंप वोल्टेज मिलता है, पंप वोल्टेज, पंप्ड वोल्टेज मिलता है, यहां पर आप चेक करेंगे तो यहां पर आपका 500 से लेकर 650 के बिटवीन में आपका जीआर आएगा। तो ये सही है। 500 के नीचे आ रहा है, इसका मतलब आईसी खराब है। याद रखिए, 500 के नीचे है पंप वोल्टेज के लाइन पे, मतलब 400 450 आ रहा है, इसका मतलब आपका चार्जिंग आईसी खराब है। याद रखिए। एंड नेक्स्ट, चेक ग्राउंड रेसिस्टेंस ऑन इंडक्टर्स। इंडक्टर्स के ऊपर जहां पर मेन पीएमए आईसी होता है, वहां पर इंडक्टर्स पर हम लोग चेक कर रहे हैं, यहां पर ग्राउंड रेसिस्टेंस वैल्यू बिलो 20, मतलब 20 से नीचे 0.020 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो लाइन लीकेज है। अगर वहां पर 20 के ऊपर आ रहा है आपको ग्राउंड रेसिस्टेंस, इसका मतलब इंडक्टर्स ओके कंडीशन में है। ओके? क्योंकि यहाँ पर सीपीयू लाइन में जहां पर लो वोल्टेजेस पास होते हैं, याद रखिए कहीं पर भी जिस सेक्शन के अंदर 1 वोल्ट के नीचे लाइंस जो होते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, ओके, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, यहाँ पर ग्राउंड रेसिस्टेंस 100 के नीचे ही आएगा या 20 के ऊपर जाना है। और एक चीज, फॉर एग्जांपल कुछ मॉडल होते हैं जहां पर आपका 0.2 वोल्ट से 0.3 वोल्ट से शुरू होता है, वहां पर ग्राउंड रेसिस्टेंस आपका सिंगल डिजिट भी आ रहा है तो भी ओके। मतलब जहां पर कोई भी सर्किट के अंदर जहां पर वोल्टेज लाइंस बिलो 0.30 वोल्ट्स जहां पर होता है, 0.3 वोल्ट्स बोलते हैं, 0.3 पी वोल्ट्स, मतलब 0 पी पॉइंट लिखूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। 0 पी 3 वोल्ट्स के नीचे होता है, यहां पर आपका सिंगल डिजिट, जैसे आपका 0.005 भी आ रहा है तो भी वो ओके लाइन है। याद रखिए, ये आपका, हाँ, ये आपका आईफोन के अंदर सैमसंग में वो डबल Yes. ट्रैकर में आता है रैम, वो डीडीआर रैम या रैम के ऊपर वहां सही। पर रैम के ऊपर 5 नहीं आना चाहिए, वहां पर कम सर से कम ये पीएमआई के पास आया है। डबल डिजिट होता है, डबल डिजिट आना चाहिए। ये ओके? पीएमआई के पास आता है सर। आप कौन सा मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं? चाइनीज मल्टीमीटर में तो देखिए आप मत बताइए, वो गलत होते हैं। नहीं चाइनीज में। ओके? मैकेनिक का सर जो देखिए यहाँ पर 2101 याद रखिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूं, वोल्टेज जहां पर 3 वोल्ट्स नहीं बोल रहा हूं, 0.3 वोल्ट्स, 0.30, 0.3, 0.35 ऐसा आ रहा है, इससे नीचे आ रहा है, वहां पर सिंगल डिजिट पे आएगा तो ओके बोल रहा हूं। ओके? अगर मान लीजिए अभी आपका लाइन आप लोग जो बोल रहे हो वहां पर 0.4 के ऊपर वोल्टेज है, जीरो पी 4 है, यहां पर कितना आना चाहिए? 0.45 है, 44 है, यहां पर कितना आना चाहिए जीआर? 0.020 के ऊपर होना चाहिए। याद रखिए, समझ में आ रहा है? इतना वोल्टेज यहां पर है, इतना वोल्टेज है तो ओके है, नहीं है तो नहीं है। ये वोल्टेज लाइन में ऐसा सिंगल डिजिट आ रहा है, इसका मतलब खराब है वो।
शॉर्ट ही मानते हैं उसको। क्लियर, याद रखिए ये पॉइंट्स, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, फ्यूचर के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वोल्टेजेस, याद रखिए। 0.3 वोल्टेज के नीचे होते हैं वहां पर सिंगल डिजिट भी आता है, चलता है, मगर जहां पर 0.54 वोल्ट्स के ऊपर होता है वो लाइन के अंदर डबल डिजिट मतलब 20 के ऊपर मिनिमम होना चाहिए चाइनीज मल्टीमीटर में, याद रखिए। क्लियर। एंड मेन पीएमआईसी के इंडक्टर जो होते हैं सीपीयू का, यहां पर 0.4 से लेकर 1.0 के बिटवीन वोल्टेज ही होते हैं। अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंड्रॉइड फोन के अंदर 0.4 वोल्ट्स के नीचे वोल्टेजेस का सीपीयू लाइंस नहीं है फिलहाल के लिए, फ्यूचर में आएगा, अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट रैम 98% विद इन ईएमसीपी। रैम जो होता है 90%, 98% फोन के अंदर आपका ईएमसीपी के अंदर ही रैम होता है, ये पॉइंट बोला है मैंने। ओके, सीपीयू कोर एप्लीकेशन प्रोसेसर इंडक्टर्स, ओके, 0.6 वोल्ट्स टू 0.9 वोल्ट्स, मतलब ये कोर वोल्टेजेस जो होते हैं 0.4, कुछ मॉडल में 0.4, कुछ मॉडल में 0.6 भी होते हैं, 0.4 टू 0.9 वोल्ट्स तक सीपीयू कोर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कोर प्रोसेसर इंडक्टर्स। याद रखें ओप्पो के अंदर कुछ मॉडल के अंदर ये एप्लीकेशन प्रोसेसर इंडक्टर्स को निकालेंगे तो फोन ऑन हो जाता है, इंडक्टर्स हटाएंगे बोर्ड से तो आपका फोन ऑन हो जाता है, इंडक्टर मगर प्रॉब्लम क्या होता है, फोन बहुत धीरे चलता है। इंडक्टर यहाँ पर दूसरा लगा देते हैं तो सही चलेगा। मतलब कुछ मॉडल्स के अंदर, कुछ ओप्पो मॉडल्स के अंदर आपका हर कोर चेंज होने के समय पे आपको इंडक्टर के द्वारा ही वोल्टेज जाता है। हर फोन में ऐसा नहीं है, कुछ मॉडल्स के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस ओपन करने के लिए अलग अलग, देखिए अभी हेक्सा कोर बोलते हैं, ऑक्टा कोर बोलते हैं, मतलब हेक्सा मतलब 6 कोर, ऑक्टा मतलब 8 कोर, मतलब अलग अलग, मतलब एक कोर फिल हो जाता है तो दूसरा कोर टेक ओवर करता है हमारा फोन के अंदर। इसीलिए आप 100 एप्लीकेशन ओपन करेंगे तब भी हमारा कोर, मतलब वो हर एक कोर, ऑक्टा कोर जो बोलते हैं 8 कोर भी फिल होने तक फोन हैंग नहीं होता। ऑटो कोर 8 कोर भी फिल हो गया तो हैंगिंग शुरू होता है। मतलब ऐसा कोर शिफ्टिंग के समय पे आपको यहाँ पर ओप्पो के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने के लिए ये वाला कोर, ओके, मतलब फोन सही से ऑन होता है, मतलब कुछ भी एप्लीकेशन उसके अंदर ओपन करते हैं तो बहुत धीरे होते हैं, मगर फोन ऑन होना ऑफ होना सही होता है। मतलब इसके अंदर, इस लाइंस के अंदर इंडक्टर्स होते हैं, वो इंडक्टर्स खराब होते हैं, ओके, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आता है। और कुछ फोन के अंदर आपने देखा होगा फोन बिल्कुल भी बराबर से ऑन होता है मगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुलता है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुलता है, दबाने के बाद बहुत धीरे से 15-20 मिनट के बाद में धीरे खुलता है वो। मतलब याद रखिए इसके अंदर आपका फोन के पास में, फोन के अंदर इंडक्टर्स का प्रॉब्लम है। मेन पीएमआईसी का जो एप्लीकेशन कोर इंडक्टर्स बोलते हैं इसको, वो इंडक्टर्स खराब होते हैं, वो इंडक्टर्स को बदलना पड़ता है, याद रखिए। ये भी प्रॉब्लम ओप्पो के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट, ये तो बोल दिया। नेक्स्ट यहाँ पर ये नहीं है, डेड फोन चेकिंग, फिर से वही वाला टॉपिक्स यहाँ पर दूसरे तरीके से। मतलब यहां से यहाँ पर देखिए आपका पूरा वी बस लाइन से लेकर हर एक लाइन का वोल्टेज यहाँ पर दे चुका हूं, ओके। यहाँ पर वी बस का वोल्टेज हम लोग देखेंगे तो 5.1 वोल्ट मिनिमम आता है। लेटेस्ट फोन्स के अंदर आपका यहाँ पर 8 वोल्ट 9 वोल्ट का भी अडेप्टर्स है। तो मतलब यहाँ पर वी बस लाइन पे आप आके चेक करेंगे तो यहाँ पर अडेप्टर के अंदर जितना वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज यहाँ पर आएगा। और नेक्स्ट, जब हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं सीसी बोर्ड के ऊपर, वहां पर भी वोल्टेज चेक करना पड़ता है। एफपीसीबी बोलते हैं, मतलब जो पता आता है ना सीसी बोर्ड से लेकर बोर्ड के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं एफपीसीबी। उसका टेक्निकल टर्म होता है फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ओके। एंड नेक्स्ट होता है यहाँ पर वोल्टेज ऑन मेन बोर्ड एफपीसी कनेक्टर। आपको तो कनेक्टर पर तो वोल्टेज आ रहा है, जब बोर्ड के ऊपर लगाएंगे
वहां पर पिन के पास आता है, मगर 5.1 वोल्ट्स आपका आईसी के पास में नहीं आता, मतलब ट्रैक टूट जाता है। वो भी चेक करने के लिए यहाँ पर बोल रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट, ओवीपी आईसी जहां पर होता है उसका इनपुट भी 5.1 चेक करना है, उसका आउटपुट भी 5.1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट, चेक वोल्टेज इनपुट ऑफ पीएमयू आईसी, मतलब प्राइमरी आईसी जो वोल्टेज प्राइमरी आईसी होता है चार्जिंग आईसी, उसका इनपुट के पास में भी 5.1 वोल्टेज ही आपको दिखना चाहिए। ओके, ओवीपी आउटपुट पर 5.1 आएगा, मगर प्राइमरी आईसी का इनपुट पर 5.1 वोल्टेज नहीं आता है, लाइन टूट जाता है। तभी हम लोग क्या करते हैं, यहां से उधर तक जंपर मारते हैं, सिर्फ इसीलिए हम लोग जंपर करते हैं, बाकी चीजों के लिए नहीं है। आईसी निकाल के पूरा जंपर करके ऑन नहीं करते। मतलब ट्रैक जब एक रोड टूट जाता है उसका एक अल्टरनेट रोड बनाते हैं हम लोग, बस उतना ही है। ओके, चेक फॉर वीपीएच वोल्टेज 3.6 to 4.2, आउटपुट ऑफ चार्जिंग आईसी। आउटपुट चार्जिंग आईसी का आउटपुट क्या है, वीपीएच होता है। चार्जिंग आईसी का आउटपुट क्या होता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वीपीएच ही होता है ना। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्या चेक करना पड़ता है, चेक द वोल्टेज ऑन ऑफ स्विच पर। ऑन ऑफ बटन पर आपको वोल्टेज 1.8 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक यहाँ पर ऑन ऑफ बटन पर वोल्टेज आना चाहिए। याद रखिए, यहाँ पर जब हम लोग ऑन ऑफ बटन पर वोल्टेज जब आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, छोड़ देते हैं चेक करके, उसके बाद में नहीं है। यहाँ पर चेक करना है, ऑन ऑफ बटन पर मल्टीमीटर वोल्टेज मोड में लगा के ऑन ऑफ बटन दबाते ही शून्य बन रहा है या नहीं देखना है। कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज तो आता रहता है, आप वहां पर पावर बटन दबाते ही शून्य बन जाएगा। ओके, उसको पावर बटन दबाने मतलब उसको छोड़ने के बाद फिर से वहां पर वोल्टेज रिटर्न आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, फोन के अंदर पावर आईसी का प्रॉब्लम होने के कारण पावर बटन दबाते हैं शून्य बन जाएगा, उसको छोड़ने के बाद भी शून्य वैसा ही रहेगा, इसका मतलब आपका पावर आईसी खराब है। और एक प्रॉब्लम भी आता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, आपका फोन के अंदर वोल्टेज तो वहां पर होता है, पावर बटन दबाने के बाद शून्य नहीं बनता, 1.8 वोल्ट वैसा ही रहता है। तब भी आपका सेम प्रॉब्लम, लाइन कहीं ना कहीं कट हो चुका है, ऑन ऑफ लाइन कट हो चुका है, वो टूटने के कारण आपका लाइन शून्य नहीं बन रहा है, वहां पर ऑन ऑफ बटन पर वोल्टेज शून्य नहीं बन रहा है, वो भी नोटिस करना है, याद रखिए। ये क्लास कितना बार हो सके उतना बार सुन लीजिए। ओके, और एक चीज, क्वालकॉम फोन के अंदर जब आप जाके ईडीएल पॉइंट चेक करेंगे, ईडीएल पॉइंट पर आपका 1.8 वोल्ट 100% ऑलवेज ऑन, मतलब बैटरी फोन ऑन करने का जरूरत नहीं है, बैटरी लगाते ही ईडीएल पॉइंट पर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम ईएमएमसी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका मेन पीएमआईसी खराब हो सकता है, याद रखिए ये पॉइंट। ओके, एंड बूट कैपेसिटर 7.5 to 8.5 ये वाला लाइन और एक बार बोलो। कौन सा वाला आपने जो बोला है ना, और एक बार रिपीट। हाँ, जब ईडीएल पॉइंट पे वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पर बैटरी लगाते ही फोन ऑन करने का जरूरत नहीं है, फोन ऑन करते ही सीधा वहां पर ईडीएल पॉइंट पे जाके चेक करेंगे, मतलब ग्राउंड पे नहीं लगाना है, दोनों प्रोब्स को लेके दोनों पॉइंट पर रखना है। ईडीएल पॉइंट पे 2 पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट पे रखना है, 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर वहां पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका फोन के अंदर ईएमएमसी खराब हो सकता है, या आपका मेन पीएमआईसी खराब हो सकता है, याद रखिए। पावर स्विच प्रेस किए बिना या प्रेस करते ही? इसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज ऑन वोल्टेज। ओके ओके सर। ओके, बैटरी नहीं लगाया, सिर्फ चार्जर लगाया, यहां पर देखिए ईडीएल पॉइंट पे जब चेक करते हैं, जब याद रखिए ईडीएल पॉइंट पे 2 तरीके से चेक करते हैं, एक बैटरी से वोल्टेज कभी कुछ मॉडल में आता है, कुछ में नहीं आता है, तो ओके, नो प्रॉब्लम। बाद में बैटरी निकाल के सिर्फ यूएसबी लगा के चेक कीजिए, सिर्फ यूएसबी लगाने के बाद वहां पर वोल्टेज आना चाहिए। जब तक वोल्टेज नहीं बनेगा, आपका पोर्ट नहीं बनेगा कंप्यूटर के अंदर। ओके, वो देखा है। हाँ, इसको नोटिस करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट होता है, थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे। ओके, एडवांस लेवल में क्या है, यहाँ पर इफ वोल्टेजेस आर करेक्ट, हर एक वोल्टेजेस सब कुछ सही आ रहा है, फिर भी आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। पहले क्या करना है, हर एक वोल्टेज, शॉर्टिंग, लीकेज सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा, लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में कनेक्ट करके
देखना है। कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद डिटेक्ट हो रहा है नहीं, पोर्ट बन रहा है नहीं, देखना है। ओके, पोर्ट नहीं बन रहा है, पोर्ट नहीं बन रहा है, ओके, नॉट एन इश्यू। मगर एक और चीज आप नोटिस करना है, वहां पर कंप्यूटर के अंदर आपको नीचे आता है ना अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आपका पावर सेक्शन सही है। आपका प्रॉब्लम सीपीयू और ईएमएमसी के अंदर होगा। ओके ओके, वो भी छोड़ दीजिए, वो भी नहीं आ रहा। कभी कभी आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते ही डिंग करके एक साउंड आता है, एक आवाज आता है ना, मतलब आपका कंप्यूटर के अंदर स्पीकर्स रखना जरूरी है, याद रखिए। कभी कभी कुछ फोन्स आप कंप्यूटर में लगाते ही टिडिंग करके साउंड आता है या डिंग करके एक आवाज आता है, वो आवाज भी आ रहा है, इसका मतलब आपका पावर सेक्शन सही है, पावर आईसीस बदलने का जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सीपीयू एंड ईएमएमसी के अंदर है। ओके, वही वाला पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग जाएंगे यहाँ पर। कुछ फोन के अंदर अगर वैसा डिटेक्शन नहीं हो रहा है, वोल्टेज सब कुछ सही है, ग्राउंड रेसिस्टेंस भी सही है, नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, पहले आप फोन के अंदर से ईएमएमसी को हटाना पड़ता है, फोन से ईएमएमसी को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद 90% फोन्स कंप्यूटर में डिटेक्ट हो जाते हैं, ये 10% फोन डिटेक्ट नहीं होते। उसको लिए क्या करना है आगे वाले क्लासेस में बताऊंगा। ओके, अगर मान लीजिए, अभी बता दूंगा, अगर मान लीजिए पोर्ट नहीं बन रहा है, पोर्ट नहीं बन रहा है, ईएमएमसी हटाने के बाद भी पोर्ट नहीं बन रहा है, तो नेक्स्ट आता है हम लोग डीसीपीएस रीडिंग जाना है। इसीलिए ये पूरा पॉइंट होने के बाद डीसीपीएस रीडिंग में उसको देखेंगे। ओके, पोर्ट क्रिएटिंग बट फोन नॉट ऑन, इश्यू बिटवीन सीपीयू एंड ईएमएमसी। हमेशा मतलब ग्राउंड रेसिस्टेंस सब कुछ सही है, आपका फोन के अंदर वोल्टेज सही से बन रहा है, फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा, आपका प्रॉब्लम सिर्फ दो ही होते हैं, सीपीयू ईएमएमसी। सीपीयू ईएमएमसी के अंदर दोनों निकालना है, जरूरत नहीं है। ज्यादा तरीके से सीपीयू एंड ईएमएमसी में कंपेयर करेंगे, 80%, 80 नहीं बोलता, 90% प्रॉब्लम ईएमएमसी से आएगा, सिर्फ 10% प्रॉब्लम सीपीयू से आएगा। तो 80% का काम पहले करना है, मतलब पहले ईएमएमसी को बोर्ड से निकाल के सॉकेट में डाल के प्रोग्रामर में डाल के चेक करना पड़ता है, उसका हेल्थ चेक करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आपका हेल्थ सब कुछ सही दिखता है मगर रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड सही नहीं होता, और कुछ टाइम पे क्या होता है, रीडिंग परफेक्ट होता है, राइटिंग स्पीड स्लो हो जाता है। ये पूरा हर एक चीज को नोटिस करना है। ओके, ये सब कुछ सही है, तब आप लोग सीपीयू का काम करना पड़ेगा, तब तक नहीं करना है, कंफर्मेशन के साथ ही काम करना है। ओके, पोर्ट क्रिएटिंग सीपीयू आल्सो ओके, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सब कुछ अभी यहाँ पर है। ओके, क्या करना है जो मैंने सिंपल में बता दिया, आपको वही पॉइंट्स इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है। आप चाहे तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या रिकॉर्डिंग के अंदर आपको आ जाएगा, इसको बार बार आप देखेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट जाऊंगा, अभी डीसीपीएस रीडिंग। याद रखिए, डीसीपीएस रीडिंग कभी भी टैम्पर्ड फोन्स का मतलब क्या है, मतलब ऑलरेडी दूसरा टेक्नीशियन ने वहां पर काम कर चुके हैं, ऑलरेडी डीसीपी ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर 2-3 जगह घूम के आ चुका है, या कस्टमर आपके पास लेके आया मगर ऑलरेडी दूसरा टेक्नीशियन ने उसके ऊपर काम कर चुके हैं, उस फोन पे लिक्विड डैमेज फोन के अंदर या नीचे गिरा हुआ फोन के अंदर डीसीपीएस रीडिंग्स काम नहीं करेंगे। याद रखिए ये पॉइंट, नीचे गिरा हुआ फोन, लिक्विड डैमेज मतलब पानी में किसी भी तरीके का पानी उसके अंदर गिरा हुआ है, सर पानी नहीं गिरा हुआ है, इसके अंदर दारू गिरा हुआ है, काम नहीं करेगा, वो भी लिक्विड ही है। क्योंकि ये पॉइंट्स भी बोलते हैं कुछ लोग, सर कस्टमर ने दारू में गिराया था, दारू भी लिक्विड ही है, उसमें वो भी गिरेगा तो भी काम नहीं करेगा, याद रखिए। ओके, मतलब यहां पर याद रखिए, ये इस कंडीशंस में डीसीपीएस काम नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा अभी, देखिए टैम्पर्ड फोन्स आपको दिख रहा है, वहां पर आईसीस पूरा चिड़े हुए हैं, तो क्या करना है, पहले बोर्ड को साफ करना है, साफ सुथरा करना है, लिक्विड डाल के पूरा वॉश करना है। उसके बाद में आपका पावर आईसी, सीपीयू, ईएमएमसी, जो आईसीस वो दूसरा टेक्नीशियन ने छेड़ा हुआ है, उसको पूरा रीबॉल करके ठीक से आप बिठाना पड़ता है, उसके बाद में डीसीपीएस रीडिंग लेना पड़ता है। अभी वाटर डैमेज के अंदर आप देखते हैं ये कोने पे वाटर डैमेज है, मगर बाकी कहीं पर भी वाटर डैमेज नहीं है। याद रखिए, आईसीस मैंने कल बोला था, क्यों आपको आईसीस
रीबॉल करने के बाद काम कर जाते हैं, क्योंकि वो उसका जो एनर्जी होता है उसको जीरो करना पड़ता है। तो वाटर डैमेज के अंदर वो पानी डैमेज के कारण ये पूरा क्या होता है, आईसीस पूरा लॉक हो जाता है, मतलब एरर्स क्रिएट हो जाके उसके अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, वो रीसेट नहीं कर पाते अपने आप को। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है वाटर डैमेज के अंदर, पावर आईसीस सीपीयू, अगर जरूरत पड़ता है तो ईएमएमसी सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ता है। ओके, मतलब पहले पावर आईसीस को रिवॉल्व करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तब सीपीयू ईएमएमसी का और डीसीपीएस रीडिंग्स को फॉलो करना है। ओके, मगर सीधा डायरेक्टली ले आके अपने पास रख के डीसीपीएस में लगा दिया, शॉर्टिंग चेक नहीं किया, लीकेज चेक नहीं किया, ओके, वोल्टेजेस चेक नहीं किया, सीधा आके डीसीपीएस में लगा के बोल दिया सर इतना रीडिंग आ रहा है क्या करो, कस्टमर को रिटर्न दे दो बोलता हूँ, क्योंकि बाकी चीज चेक ही नहीं किया ना, चेक करने के लिए टाइम नहीं है, तो बिल्कुल भी रिपेयरिंग नहीं होगा। मतलब पूरा काम करने के बाद पावर आईसीस पहले निकाल के रिवॉल्व करके देख के बाद में आप नेक्स्ट काम करना पड़ता है। अभी फिजिकल डैमेज पे आ आएंगे। फिजिकल डैमेज पे क्या होता है, फोन नीचे गिरते ही बंद हो जाता है। तो नीचे गिरने के कारण प्रीमियम फोन्स में देखेंगे, प्रीमियम सेगमेंट फोन्स के अंदर सिर्फ कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं। ओके, मतलब हल्का से नीचे गिरने से, पूरा टूटने के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके, और ज्यादा तरीके से चाइनीज फोन्स के अंदर क्या हो रहा है, नीचे गिरने के कारण उसका पैड्स, सीपीयू या ईएमएमसी का पैड्स निकल जा रहे हैं। और एक चीज क्या करना है, आप नोटिस ही नहीं करते, आधा किलो फ्लक्स डाल के पूरा हीट मार के निकाल देते हैं, मगर नोटिस नहीं करते। 200 डिग्री पर फ्लक्स, सीपीयू और ईएमएमसी हर एक आईसी के ऊपर हल्का सा ऊपर घिसिए, नहीं तो आपका हाथों में फ्लक्स लेके आईसी के ऊपर हल्का सा घिसिए। घिसने के बाद 200 डिग्री या 250 में रख के हल्का सा हीट कीजिए, एक 5-6 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए हीट कीजिए। हीट करने के बाद अगर एयर क्रैक होता है, वहां पर एक लाइन दिखेगा नीचे गिरा फोन्स पर, मतलब ये पूरा फिजिकल ऑब्जर्वेशन में आता है, एक लाइन दिखेगा। ऐसा आप लोग उसके ऊपर चेक करना पड़ता है पहले, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डीसीपीएस रीडिंग पे आना है। डीसीपीएस रीडिंग्स के हिसाब से हम लोग मैक्सिमम इसके अंदर ईएमएमसी एंड सीपीयू का इश्यू बन जाता है। ओके, पहले शॉर्टिंग, लीकेज, क्रैक्स पूरा देख के बाद में आना पड़ेगा। और एक चीज, बोर्ड जब आता है ऐसा यू हो जाता है, पूरा बेंड है, मगर नीचे रख के दबा दिया और डीसीपीएस में लगा देते हैं, काम नहीं करेगा। और जो बोर्ड्स बेंड होते हैं ना, उसके अंदर 80% फोन्स के अंदर जब बोर्ड बेंड हो जाते हैं, एंड्रॉइड फोन्स का लेयर्स, अंदर का लेयर्स टूट जाते हैं, याद रखिए टूट जाते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन, डोनर बोर्ड, सेम मॉडल का डोनर बोर्ड मंगवाइए, इसका सीपीयू ईएमएमसी दूसरा बोर्ड पे शिफ्ट करके दे दीजिए कस्टमर को, 500 रुपए में काम हो जाएगा। 500 रुपए में जो काम बन जाता है, उसके लिए पूरा दिन बैठ के 2000-3000 का नुकसान मत कीजिए। ओके, क्लियर, ये फॉलो करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट, डीसीपीएस कौन सा लेना है, कम से कम आपका डीसीपीएस के अंदर 4 डिजिट वाला होना चाहिए, और इसके अंदर वोल्टेज कितना रखना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेज 4.2 ही रखना है, इससे कम भी नहीं रखना है, इससे ज्यादा भी नहीं रखना है। और एम्पियर्स, एंड्रॉइड फोन के लिए एम्पियर्स मिनिमम 3 एम्पियर्स रखना है, इससे कम भी नहीं रखना है, इससे ज्यादा 5 एम्पियर्स पर भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मगर इससे कम नहीं है। और डोर क्लोज में बड़े, इससे कम 3 एम्पियर से कम नहीं रखना है। ओके, एंड विदाउट ट्रिगर, अभी आप लोगों ने ट्रिगर नहीं किया, ऑन ऑफ बटन नहीं दबाया, जाके बैटरी कनेक्टर लगाया, बैटरी कनेक्टर लगाते ही तुरंत वहां पर डीसीपीएस के अंदर 0.001 या 0.006 या कुछ भी रीडिंग वहां पर ले रहा है, 0.000 छोड़ के 0.000 छोड़ के कुछ भी एम्पियर ले रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट। हाफ शॉर्टिंग नहीं होता, शॉर्टिंग ही बोलते हैं। कुछ भी लेने दीजिए, उसको शॉर्टिंग ही बोलते हैं, शॉर्ट ही बोलते हैं, याद रखिए। क्लियर, शॉर्ट ही बोलना है। मगर यहां पर अगर कम रीडिंग्स ले रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन पावर लाइंस के अंदर शॉर्ट है।
ओके वो मेन पावर लाइन शॉर्ट आपका प्राइमरी चार्जिंग आईसी के अंदर भी हो सकता है, याद रखिए। क्यों? मेन पावर लाइन आपका चार्जिंग आईसी के अंदर भी आ रहा है ना, वीरेज लाइंस, मतलब ये वीरेज लाइन शॉर्ट को हम लोग बोलते हैं मेन पावर लाइन शॉर्ट, याद रखिए इसको। ओके, और मतलब VSW मेन पावर लाइन शॉर्ट क्या क्या होते हैं, एक मिनट लिख देता हूं। वीरेज, LDO लाइंस, ओके, नेक्स्ट VSW, नेक्स्ट SMPS। स्कीमेटिक के अंदर ये लाइन मिलेगा, इस लाइंस के अंदर कुछ भी आपको शॉर्ट मिलेगा, मतलब 60 के अंदर ऐसा हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, मेन पावर लाइन शॉर्ट्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट डायरेक्टली टेकिंग 120 200, ये आपका मेन पावर लाइंस में भी हो सकता है या आपका चार्जिंग लाइंस में भी हो सकता है, चार्जिंग लाइंस में भी हो सकता है या मेन PMI लाइंस में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कुछ भी पता नहीं है। अगर डायरेक्टली 3 एम्पियर आपका DCPS में मान लीजिए 4 एम्पियर रखा है, पूरा 4 एम्पियर पूरा ले रहा है, इसका मतलब आपका चार्जिंग लाइन के अंदर ही प्रॉब्लम है, ये भी क्लियर कर लीजिए। अभी मान लीजिए आपका 0.001 से लेकर 60 तक आपका एम्पियर्स, मतलब वीरेज लाइन, LDO लाइंस, VSW लाइन शॉर्ट है, इतना एम्पियर्स ले रहा है, तो पहले कौन सा आईसी को निकालना है? प्राइमरी आईसी को कभी भी नहीं निकालना है, याद रखिए। पहले कौन सा लाइन को निकालना है? आप निकालना पड़ता है मेन PMIC को पहले निकालना पड़ता है। मेन PMIC को निकालने के बाद भी अगर शॉर्टिंग ऐसा ही है, इसका मतलब वो शॉर्टिंग आपका VPH लाइन का शॉर्टिंग है, या आपका VBAT का भी हो सकता है। अभी कैसा करना है? अभी नेक्स्ट स्टेप होता है, क्या करना पड़ता है, जो 4.2 वोल्ट आप DCPS में सेट करते हैं, वो 4.2 वोल्ट्स को VPH लाइन में पहले कनेक्शन देना है। VPH लाइन में आपने रखते ही वहां पर फिर से आपका शॉर्टिंग ले रहा है, इसका मतलब VPH लाइन। कभी कभी क्या होता है, VPH लाइन में शॉर्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ VBAT में शॉर्ट दिखेगा, इसका मतलब आपका चार्जिंग आईसी खराब है। क्लियर? सो इसके बाद में क्या करना पड़ता है, पहले VPH मेन PMIC निकाल दिया, तो नेक्स्ट प्राइमरी निकालना पड़ता है, प्राइमरी निकालना पड़ता है। उसके बाद में अगर वो निकालने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, जहां जहां पर कौन कौन सा आईसी को VPH लाइन जा रहा है, हर एक आईसी को एक एक करके उठाते जाना है। वो प्रॉब्लम ज्यादा तरीके से आपका 0.002 003, मतलब सिंगल डिजिट का शॉर्ट आ रहा है ना, उसमें दिक्कत होता है। उसके लिए VPH लाइन कहां कहां पर जा रहा है, हर एक आईसी को एक एक करके उठाते जाना है। कौन सा आईसी को उठाने के बाद आपका वोल्टेज शॉर्टिंग चला गया, उस आईसी को बदलना है। रीबॉलिंग सोचना ही बंद कर दीजिए, पहले आईसी को बदलना है। ओके, ये याद कीजिए, ये होता है पूरा प्रोसेस विद ट्रिगर के अंदर। अभी नेक्स्ट विथ ट्रिगर, वो विदाउट ट्रिगर। अभी पावर बटन आपने लगाया, ओके, अगर फोन बिल्कुल सही है, गुड रीडिंग्स, अच्छा वाला रीडिंग्स, आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, आप देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग DCPS के अंदर डालिए, आपको पता चलेगा तब। ओके, गुड रीडिंग क्या होता है, पावर दबाने के बाद अगर सब कुछ सही काम कर रहा है, तो 0.04 मतलब 40 मिली एम्पियर से शुरू होके 2 एम्पियर तक जाके, ओके, तो फोन ऑन होने के बाद फिर से वो ब्लैंक हो जाता है ना, लॉक हो जाता है ना, लॉक होने के बाद फिर से रिटर्न 30 या 40 पर आके रुक जाता है। इसका मतलब आपका फोन, आपका बोर्ड बिल्कुल बराबर चल रहा है। और कुछ फोन्स के अंदर जो लो सेगमेंट फोन्स होते हैं, अंडर 20,000 का फोन्स के अंदर 1.2 1.3 1.4 तक ही लेता है एम्पियर्स, उससे ज्यादा नहीं लेता है ऑन होने के लिए। ओके, क्लियर? इतना तक जाके रिटर्न आ रहा है तो भी आपका फोन बिल्कुल ऑन कंडीशन है। ये समझ लिया ना आप लोगों ने? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर वाइब्रेट हो रहा है, फोन ऑन है। ऑन है नहीं है, कैसे कंफर्मेशन लिया? 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं आप सिम डाल के फोन वाइब्रेट होने के बाद 2 मिनट के बाद उसको कॉल करना है, नहीं तो DCPS में ये 40 से लेकर 2 एम्पियर तक रीडिंग जाके, या 100 मतलब
1500 या 1200 तक जाके रिटर्न आ रहा है नहीं है देखना है। रिटर्न आने के बाद 20, 30 या 40 के ऊपर रुकना चाहिए। इतना तक तो गया, इतना तक तो गया, 1200 तक गया, फिर से आके रिटर्न 0.000 हो गया, इसका मतलब फोन डेड है। ओके, इसका मतलब फोन डेड है, ये याद रखिए। क्लियर? ये होता है गुड रीडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, जब पावर बटन दबाते हैं, पावर बटन दबाने के बाद डीसीपीएस पे आप देखेंगे कुछ भी हरकत नहीं है। डीसीपीएस के अंदर कुछ भी हरकत नहीं है, कोई रीडिंग्स कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पर हो सकता है? क्रिस्टल में प्रॉब्लम हो सकता है, सीपीयू में प्रॉब्लम हो सकता है, या मेन पीएमआईसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इतने कंपोनेंट्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ इस कंडीशन, देखिए इस कंडीशन के अंदर, कुछ कंडीशंस के अंदर कभी कभी मतलब हम लोगों ने जो देखा है, नोटिस किया है प्रैक्टिकली, एक 5% फोन्स के अंदर EMCP के वजह से भी यही प्रॉब्लम आ रहा है लेटेस्ट फोन्स के अंदर। ओके, 5% प्रॉब्लम EMCP के वजह से भी आ रहा है। इसीलिए हम लोग अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा है तो पहले हम लोग EMMC को बोर्ड से हटा देते हैं, उसके बाद में ही हम चेक करते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मिस्टेक, पावर बटन पर वोल्टेज नहीं चेक करते। कुछ फोन्स के अंदर जो पावर बटन पर 1.8 जा रहा है वही आपका यहां पर भी आ जाता है, तो तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। ओके, ट्रिगर नहीं होता है। तो इसीलिए ट्रिगर पूरा वो वोल्टेज है, सब कुछ चेक करेंगे, इससे पहले जो क्लास बताया था वो पूरा चेक करेंगे तो यहाँ पर सही से आ जाएंगे, सही से आ जाएंगे। वहां चेक करके यहाँ पर आएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। वहां पर चेक नहीं करेंगे, सीधा फोन डेड फोन आते हैं डीसीपीएस पे लगा दिया, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए कल से जो भी सॉल्यूशन के लिए डेड फोन्स के ऊपर बात करना चाहते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं, मगर कॉल करने से पहले मुझे ये डीसीपीएस रीडिंग से लेकर जीआर रीडिंग से लेकर वोल्टेजेस हर एक चीज मुझे पहले बताना है, उसके बाद में ही सॉल्यूशन मिलेगा। जो जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये पूरा डिटेल्स मुझे आपका फोन के अंदर बोलना है, तब मैं बताऊंगा कौन सा काम करना है। ओके, कल से आप सॉल्यूशंस के लिए पूछ सकते हैं डेड फोन्स ये क्लास के बाद। ओके, मगर EMCP में क्या फर्क है सर? देखिए EMMC आपका एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप, ये आपका एम्बेडेड मल्टी चिप पार्टीशन बोलते हैं। ओके, मतलब EMMC के अंदर आपका रैम नहीं होता, EMCP के अंदर रैम होता है। अच्छा, हाँ वो डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहां पर सेकेंड पॉइंट, EMMC रैम की जरूरत ही नहीं है सर, ऐसा है कुछ? कौन सा? EMMC में रैम नहीं होता ऐसा बोल रहे हैं? EMMC के अंदर रैम नहीं होता है, वो ओल्ड पुराना टेक्नोलॉजी है, वो 6-7 साल पुराने फोन्स के अंदर था। अच्छा, अभी तो जो भी है जरूरत नहीं है। EMCP है। अभी जो भी 4-5 साल से जो भी फोन्स आ रहे हैं सबके अंदर EMCP है। अच्छा, अभी EMCP है। हाँ, लेकिन सर मार्केट में सब लोग एमएमसी प्रॉब्लम हो गया बोल रहे हैं अभी तो तो अभी वही बोल रहा होता, मतलब फोटोकॉपियर मशीन को जेरॉक्स बना दिया, वो सोल्डरिंग पेस्ट को पीपीडी बना दिया ऐसा ही होता है। वो मतलब वो आदत है, वो चलता है। बात कर लीजिए, मगर टेक्निकली जब बात करते रहते हैं ना तब बोलिए EMCP है। सर एक इसमें एमएमसी के रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे डुअल डेकर और जो सैमसंग का जो डबल रहता है ना उसमें रैम बैठे रहता है, वो और रैम है, दूसरे उसके में अंदर UFS हाँ होता है। ओके, तो दूसरे में क्या एमएमसी में रैम रहेगा क्या सीपीयू में रहेगा, किस में? मतलब सिंगल में? नहीं समझ में नहीं है आप क्या पूछ रहे हैं। अभी डुअल डेकर है सर, और रेडमी में भी डबल है ना रैम देखिए और सीपीयू एक साथ। डबल डेकर के अंदर आपका डबल डेकर जो भी फोन है उसके अंदर कहीं पर भी EMCP EMMC नहीं है, उसके अंदर UFS है। ओके, यूएफएस है। UFS तो है। और दूसरा जो प्रोग्रामिंग UFS टेक्नोलॉजी अलग है, वो आपको है ना वो सॉफ्टवेयर क्लास में बताएंगे तो ठीक है सर। तो हाँ, और एक दूसरा हाँ, एमएमसीपी या जो हाँ। उसमें ओनली और इंटरनल मेमोरी रहता है क्या वो वाला? EMCP के अंदर इंटरनल मेमोरी है ना, एक्सटर्नल नहीं ओनली होता। ओके ओके। हाँ, रोम जब रोम रैम एंड रोम दोनों एक ही में होता है। ओके
ओके, और एक चीज memory याद और- रखे, और एक चीज याद रखे, रैम बहुत खराब होते हैं। रैम टेस्टिंग का मेथड कोई भी नहीं है, कुछ भी टेस्टिंग मेथड नहीं है। आप सोचते हैं ईएमएमसी रीड हो रहा है, सब कुछ सही है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। ईएमएमसी चेंज करेंगे, हम लोग बोलते हैं वो सिचुएशन समझ के हम लोग बोलते हैं चेंज करो। चेंज करो मतलब चेंज करना ही है, इसका मतलब उसके अंदर रैम खराब है, याद रखिए। रैम टेस्ट करने का कोई भी तरीका नहीं है। ओके, जो भी हम लोग सॉकेट में डाल के टेस्ट करते हैं वो सिर्फ रोम है, मतलब सिर्फ जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज के एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, बस इतना ही है। रैम को चेक इंटरनल नहीं कर मेमोरी रहे हैं, एक्सेस करे सर, नहीं लेकिन रैम करते। को एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते यार, जो इजी डेटा यूएफआई में जो है ओनली कहीं पर भी कोई भी हाँ। प्रोग्रामर बारे नहीं में- है उसको चेक करने के लिए, नहीं है। अभी उसके डीसीपीएस के बारे में ऊपर मुझे रिटर्न बहुत आएंगे। गड़बड़ रहता है, रैम रोम में हाँ, थोड़ा। हाँ, हाँ, ओके, ओके, रिटर्न आएंगे। अभी देखिए 50, आप पावर बटन दबा रहे हो, 50 के ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका पावर सेक्शन में, यहां पर प्राइमरी लिखा है इश्यू विथ पावर सेक्शन और ईएमसीपी। ईएमसीपी में खराब होने के कारण भी आपका सेम प्रॉब्लम होता है, 50 के ऊपर रीडिंग नहीं लेता है। ईएमसीपी हटाएंगे तो सही हो जाता है। ओके, पहले ईएमसीपी बाद में पावर को आना है, याद रखिए। सर ये जो 50 के मतलब ये स्टक रहता है या फिर रिवर्स जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर देखिए जीरो हो जाता है, मैंने लिखा है यहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट 60 से लेकर 160 तक जाता है और वहीं पर जाके रुक जाता है, और कभी कभी रिटर्न 0 पर भी आ जाता है। प्रॉब्लम आपका मेन पीएमआईसी एंड ईएमसीपी। अभी इसको कैसे पहचानेंगे, मेन पीएमआईसी या ईएमसीपी? EMC2 निकालेंगे सर। सर अगर EMC2 स्टॉक रहेगा तो एमएमसी प्रॉब्लम एमएमसीपी रहेगा, और रिपीट कभी देखिए कभी आ जाएगा तो देखिए, मुझे पता है सब लोग यही करेंगे, कल से है ना, कुछ भी टेस्टिंग छोड़ देते हैं, वो भूल Okay, जाते हैं, sir. निकाल के शोकेश में रख देते हैं, बाद में ना डीसीपीएस के ऊपर भाग के आते हैं। सर पावर ऑन ईएमसीपी वोल्टेज चेक करना। पहले मेन पीएमआईसी का हर एक वोल्टेजेस, पावर बटन दबा के वोल्टेजेस निकल रहे हैं नहीं है, सब कुछ देखना है ना। 1.8 वोल्टेज ईएमसीपी के पास आ रहे हैं नहीं है। ओके, और बाकी टेस्टिंग पूरा चेक करना है, सब कुछ सही है, तभी ये करने के लिए बोला था ना मैंने। हाँ लेकिन हाँ, वो चेक नहीं करेंगे, सीधा डीसीपीएस पे लेकिन इससे लगाएंगे, पहले SPO सर इससे पहले तो काम मेरा ऐसे था, अभी तो आप इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार क्या बोल रहा हूँ, मेन पीएमआईसी ईएमसीपी, डायरेक्टली ईएमसीपी नहीं बोल रहा हूँ। पहले का मेरा एक काम का बता हाँ, सर, ये तो- मतलब पहले वहां पर चेक करना है, बाद में यहाँ पर आना है, इसका मतलब है। देखिए मेन पीएमआईसी और ईएमसीपी, यहाँ पर देखिए पावर सेक्शन और ईएमसीपी, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, वन से ट्रिगर्ड, एक बार पावर बटन दबाते ही कहां से शुरू होना था, 40 से लेकर यहां तक ऐसा आना था, धीरे धीरे बढ़ के आना था, लो से हाई आके आना था। मगर यहां पर क्या हो रहा है, एकदम 400 से 800, 400, 500, 600, 800 ऐसा आता है। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम आपका रैम होता है, रैम का इश्यू होता है। और रैम कहां पर होता है, ईएमसीपी के अंदर होता है। इस वाला कंडीशन के अंदर कभी कभी आप निकाल के चेक करेंगे सॉकेट में तो सही होगा, ईएमसीपी निकालने के बाद ये रीडिंग नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल रीडिंग क्या आएगा, ऐसा वाला रीडिंग आ जाता है, या ऐसा वाला रीडिंग आ जाता है, ऐसा वाला रीडिंग या ऐसा वाला रीडिंग आ जाता है। इसका मतलब आपका रैम का दिक्कत है। अगर रैम ईएमसीपी निकालने के बाद भी ऐसा ही है तो आप कहां पर जाना पड़ेगा, मेन पीएमयू। ओके, रैम निकालने के बाद भी ऐसा ही रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब आपका मेन पीएमआईसी ही खराब है। क्लियर, ये वाला याद रखिए। एंड नेक्स्ट, एक बार ट्रिगर करने के बाद एकदम 250 से लेकर 1 एम्पियर तक चला जाता है, मतलब पावर बटन दबाते ही एकदम 250, 800, 900, 1 एम्पियर जीरो हो जाता है, या वहीं पर जाके 1 एम्पियर पर ऐसा ही रुक जाता है। तो ऐसा होता है तो आपका प्रॉब्लम मेन पीएमआईसी देन जीपीयू, और जीपीयू कहां पर होगा, सीपीयू का अंदर। ओके, मतलब सीपीयू खराब होने का चांसेस है, क्योंकि हमारा फोन के अंदर एसओसी लगा है ना,
ओके, ऐसा आ रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम होगा। और नेक्स्ट, एक बार ट्रिगर करने के बाद ओके, एकदम यहां से 140 से 100 मतलब 170 तक जाता है एंड कम्स बैक टू 60 to 80, मतलब इतना तक रीडिंग ले लेता है। कभी कभी यहां पर अप टू 280 भी जाता है, अप टू 280 भी जाता है कभी कभी कुछ मॉडल्स के अंदर। और रिटर्न आके मतलब वापस शून्य नहीं बनता है, शून्य नहीं बनता है, कहीं ना कहीं रीडिंग्स आके रुक जाता है, कुछ भी रीडिंग आके वहां पर रुक जाता है। इसका मतलब डायरेक्ट इश्यू ईएमसीपी के अंदर ही है, कुछ और होने का चांस ही नहीं है। क्लियर? ओके, अभी फोन के अंदर आपने पावर आईसी चेक करना है, पावर आईसी चेक करना है, पावर आईसी काम कर रहा है नहीं है। ओके, सीपीयू एंड ईएमएमसी के बिना सीपीयू ईएमएमसी बोर्ड से हटा दिया, अभी चेक करना है पावर आईसी काम कर रहा है नहीं है। या पहले हैंड स्किल के ऊपर काम करेंगे या पैसा पहले लगा के बाद में काम करेंगे? पहले हैंड स्किल का काम करना है ना, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, पहले जो पावर आईसी ईएमएमसी को बोर्ड से हटा देता हूं, वो हार्ड ग्लू हो, सॉफ्ट ग्लू हो या नॉन ग्लू हो, कुछ भी हो, पहले ईएमएमसी सीपीयू बाहर निकालेंगे। देखिए, पहले काम करना आता है तो हार्ड ग्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, काम करने के लिए डरना नहीं है। ओके, वो हैंड स्किल करना बड़ी बात नहीं है। हमारा काम के अंदर आईसी निकालना डालना एक बहुत साधारण का बात है, मतलब इट्स ए वेरी कॉमन काम है वो। सीपीयू कर रहे हैं, निकालना है, क्यों निकालना है? डरते हैं, डरना नहीं है। ओके, निकालना है तो निकालना ही है, क्योंकि टेस्ट करना है। देखिए, पावर आईसी कुछ मॉडल्स के अंदर 800 रुपए का पावर आईसी है, 900 रुपए का पावर आईसी है, 400 रुपए का पावर आईसी है। ओके, मान लीजिए 300 रुपए का पावर आईसी है, या मान लीजिए 200 रुपए का पावर आईसी है। 200 रुपए मुफ्त में आता है आपको आईसी, 200 रुपए आप लगा दिया, अभी आईसी डालने के बाद फोन ऑन नहीं हो रहा, अभी क्या करेंगे? तो फिर से सोचने लग जाएंगे। या पावर आईसी जो आपने नया खरीदा था वो काम ही नहीं कर रहा है, किसको पता है? जो आपका पावर आईसी फोन के अंदर ओरिजिनल था वो काम कर रहा था, मगर आप लोगों ने क्या सोच लिया, पावर आईसी खराब करके दूसरा आईसी लगाया, वो दूसरा आईसी जो लगाया वो काम ही नहीं कर रहा है। सही है, तो पावर आईसी काम कर रहे हैं नहीं है, कैसे पहचानेंगे? यही मेथड है। बोर्ड से सीपीयू और ईएमएमसी को जब हटाते हैं, चाइनीज फोन के अंदर ओके, आपको डीसीपीएस रीडिंग आना चाहिए 0.005 से लेकर 0.030 तक रीडिंग्स लेके वहीं पर अटक सकता है, या रिटर्न 0 पर भी आ जाएगा, तब भी इसका मतलब आपका पावर आईसीस बिल्कुल ओके कंडीशन है। याद रखिए, बिना सीपीयू ईएमएमसी आपका पावर सेक्शन सही है तो आपका रीडिंग 0.05 से लेकर 30 तक जाके वहीं पर रुक जाएगा, या नहीं तो 0 पर भी रिटर्न आ रहा है तो भी ओके कंडीशन है, आपका पावर सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। प्रॉब्लम ईएमएमसी एंड सीपीयू के अंदर ही है। क्लियर? ये पॉइंट याद रखिए हमेशा। सर वहां पे लिख दीजिए सर, कौन सा? पीएमआई ठीक है बोल के लिख दीजिए। हाँ, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर देखिए, ईएमसीपी का पहला टेस्टिंग वो हेल्थ है ना, सीपीयू एंड ईएमएमसी का बिना आपको ये रीडिंग आ रहा है तो आपका पावर सेक्शन ओके है। ओके, पावर सेक्शन ओके है। ओके सर। ओके, एंड वंस ट्रिगर्ड, अभी देखिए, अभी आपने क्या किया, आपको रीडिंग 0.05 से 30 तक जाके आ रहा है। ओके, क्लियर, अभी परफेक्ट। अभी आपने क्या किया, पहले ईएमएमसी को नहीं लगाना है, याद रखिए हमेशा पहले सीपीयू को बिठाना है। अभी सीपीयू रिवॉल्व करके आपने बिठाया, सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद आपने बिठाने के बाद अभी फिर से डीसीपीएस रीडिंग लेना पड़ता है। फिर से डीसीपीएस रीडिंग लेंगे, अगर आपका एक 0.001 0.003 के ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब देखिए यहां पर होता है, या नहीं तो 1 2 3 3 2 1 ऐसा जंप करता रहता है, इसका मतलब आपका सीपीयू खराब हो चुका है, आपका सीपीयू खराब है, आपका सीपीयू खराब है, याद रखिए। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट अभी देखिए, सिर्फ बोर्ड के ऊपर सीपीयू लगा है, ईएमएमसी नहीं लगा है, तो आपका रीडिंग कितना आना चाहिए चाइनीज फोन के अंदर? 50 के ऊपर 200 के बीच में आके रुकना है, या नहीं तो
शून्य पर रिटर्न लौट के आना है, इसका मतलब सीपीयू सही है। क्लियर रीडिंग्स यहां तक? अभी नेक्स्ट, सैमसंग हो सकता है या कोई भी यूएफएस फोन के अंदर हो सकता है, या सभी डबल ट्रैकर के अंदर, डबल डेकर नहीं बोलते, डबल ट्रैकर बोलना है। इसके अंदर जब हम लोग ट्रिगर करते हैं 50 से 280 तक जाके स्ट्रक हो जाता है, 50 से लेकर 280 तक रीडिंग लेके वहां पर स्ट्रक हो जाता है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पर होता है? सीपीयू और यूएफएस। सीपीयू और यूएफएस नहीं है, यहां पर बोलता हूं सीपीयू या रैम। सीपीयू क्यों लिखा है? कभी कभी सीपीयू निकालने के चक्कर में आप लोग लीक कर देते हैं, तो इसलिए सीपीयू भी करने के लिए सीपीयू लिख दिया मैंने यहां पर। ओके, और विदाउट रैम, बोर्ड के ऊपर रैम नहीं है या रैम खराब है, रैम नहीं है या रैम खराब है, इसका मतलब याद रखिए 130 से लेकर 150 तक या 280 तक जाके वहीं पर रुक जाता है, तो आपका प्रॉब्लम सीपीयू एंड रैम। यहां पर देखिए, इसको यूएफएस भी लिखना पड़ता है, सॉरी यूएफएस भी लिखना पड़ता है। क्लियर? ऐसा रीडिंग आ रहा है, मतलब 130 के ऊपर और 150 के ऊपर रुक रहा है, तो यहां पर देखिए ये 50 अभी 100 के ऊपर रुक रहा है, तो सीपीयू करना पड़ता है, याद रखिए। ओके, अगर 130 150 के बिटवीन में रुक रहा है, इसका मतलब सीधा आपका रैम ही डिफेक्ट है, मगर सीपीयू के साथ में करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा सीपीयू को लीक करके रखेंगे आप। क्लियर? एंड विदाउट रैम एक और चीज यहां पर देखिए, 130 150 तक जाता है और रिटर्न 0 पर आ जाता है, मतलब दबाने के बाद जाके वहां पर नहीं रुक रहा है, वो सीधा पावर बटन छोड़ते ही 0 पे आ रहा है, इसका मतलब सीपीयू एंड रैम दोनों को काम करना पड़ेगा। जो सिर्फ हैंड्स के अच्छा है, वो लोग सिर्फ रैम का काम करेंगे तो ओके हो जाएगा। ओके, जिसका है ओके, क्लियर? मगर इस कंडीशन में देखिए 130 150 जाके रिटर्न 0 पर लौट के रिटर्न 0 पर आ रहा है, इसका मतलब सीपीयू एंड रैम दोनों का काम करना पड़ेगा। ओके, once triggered directly 50 to 280 comes back to 0, main PMIC और RAM प्रॉब्लम। देखिए यहां पर सैमसंग के अंदर या चाइनीज फोन के अंदर एक ही रीडिंग है, मगर अलग अलग प्रॉब्लम्स है यहां पर। इसको हम लोग सही से डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने के लिए पहले जीआर, वोल्टेजेस, इंडक्टर सब कुछ चेक करेंगे, तब पता चलता है मेन पीएमआईसी काम करना है या रैम के ऊपर काम करना है। क्लियर? सीधा डीसीपीएस जो काम करने के लिए जाते हैं ना, उनके लिए यहां पर मैंने दो लिखा है, यहां पर मेन पीएमआईसी और रैम। इसको चेक करने के लिए पहले ग्राउंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स पर वॉल्यूम, पावर बटन दबा के हर एक चीज चेक करना है, वहां पर सब कुछ सही है तो सीधा रैम के ऊपर आना है। ये नहीं है 750 रुपए खर्च कर दिया, मेन पीएमआईसी रिप्लेस कर दिया, फिर यहां पर आके ईएमएफसी का काम करना है। नहीं तो डबल ट्रैकर का काम कर लेते हैं, फिर भी सेम प्रॉब्लम, बाद में फिर से जाके वहां पर पावर आईसी खरीदते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, इसलिए दो यहां पर रखा है। एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रोसेस के ऊपर काम करना है। और विदाउट सीपीयू एंड यूएफएस, विदाउट सीपीयू एंड यूएफएस, ओके, इन सैमसंग कुछ भी रीडिंग नहीं लेना है, कोई भी रीडिंग नहीं लेना है। अगर रीडिंग ले रहा है, इसका मतलब पावर सेक्शन के अंदर खराबी है, पावर सेक्शन के अंदर खराबी है। ओके, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट एफ हम लोग यहां पर लिखना है, विदाउट सीपीयू एंड ईएमसी चाइनीज फोन के अंदर सेम रीडिंग एज पर, कहां पर है जो रीडिंग हमने देखा था, जो रीडिंग हमने देखा था कहां पर, नॉर्मल चाइनीज फोन के अंदर, वही आपका यूएफएस के अंदर भी अप्लाई होगा, चाइनीज फोन के अंदर, चाइना फोन के अंदर। ओके, मगर सैमसंग फोन के अंदर कुछ भी ट्रिगर नहीं करेगा, कुछ भी हरकत नहीं होना चाहिए सीपीयू एंड ईएमएमसी के, यूएफएस के बिना। अगर हरकत कुछ हो रहा है मतलब पावर आईसी के अंदर दिक्कत है, मगर चाइनीज फोन के अंदर आपका 5 से लेकर 30 तक एम्पियर्स आएगा यहाँ पर। क्लियर? ये नोट कर लीजिए। और एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए,
irrespective of any kind of problem. Most important points. ये नोट आपको ऑलरेडी फर्स्ट में बताया था, वही है मेन इंपॉर्टेंट नोट. देखिए, आपका फोन के अंदर कुछ भी डीसीपीएस रीडिंग आने दीजिए, कुछ भी रीडिंग आने दीजिए. अगर आपका फोन पोर्ट बन रहा है ईएमसीपी के साथ में या बिना ईएमएमसी का, इसका मतलब प्रॉब्लम ईएमसीपी के अंदर ही है. मतलब प्रॉब्लम कहां पर है? पावर आईसी से लेकर सीपीयू तक ओके है, मगर सीपीयू से लेकर ईएमएमसी तक दिक्कत है. कहां पर दिक्कत होगा? सीपीयू से लेकर ईएमसीपी तक. ओके, इसीलिए क्या करना पड़ता है इस कंडीशंस के अंदर, कभी कभी ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. रीडिंग सब कुछ चेक करके बाद में चेक करेंगे तब समझ में आता है. ओके, कुछ भी कंडीशन हो, मतलब आप डीसीपीएस रीडिंग भूल गए, डीसीपीएस रीडिंग एक भी याद नहीं है. अभी क्या करना है? पहले पोर्ट बन रहा है नहीं देखना है, पोर्ट नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट क्या करना है? ईएमसीपी को हटाना है. ईएमसीपी को हटाने के बाद पोर्ट बन गया तो ओके. अगर पोर्ट नहीं बना तो नेक्स्ट क्या करना पड़ता है? सीपी को भी रिबॉल करना पड़ेगा. सीपी रिबॉल करेंगे तो हो जाता है. उसको सीपीयू रिबॉल करना है नहीं है, कैसे पहचानना है, वो रीडिंग्स भी क्या आना है वो प्रैक्टिकल क्लास में मैं बताऊंगा. ओके, वो प्रैक्टिकल के वक्त मैं उसका भी मतलब आपका कब बोलो, नेक्स्ट मंडे को आपका ये टेस्टिंग पॉइंट्स लाइव में दिखाऊंगा मैं. ओके, मतलब हर एक टेस्टिंग पॉइंट करने के बाद ही यहाँ पर सीपीयू करना है नहीं, ये ऐसा करना है. मतलब कुछ लोग होते हैं, आप भी ऐसा ही करते हैं, कुछ भी टेस्टिंग नहीं करते, सीधा डीसीपीएस लगाया, रीडिंग आ गया, सीपीयू उठा दिया, ईएमएमसी उठा दिया, रिबॉल कर दिया. सर अभी नहीं हो रहा है, वो कर दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं करते. नंबर्स पूछता हूं तो नंबर्स किसी के पास में भी मतलब कोई भी आंसर ही नहीं देते नंबर्स के बारे में. ओके, पूरा नंबर्स के साथ में पूरा रीडिंग सब कुछ चेक कर लिया, बाद में यहाँ पर आके क्या क्या काम करना है डीसीपीएस के साथ में पूरा बोल चुका हूं मैं. यहाँ पर सिर्फ डीसीपीएस सीधा आप जाके काम करेंगे तो काम नहीं करेगा. डीसीपीएस के साथ में टेस्टिंग भी करना पड़ता है. वो टेस्टिंग पास होता है बाद में यहाँ पर डीसीपीएस रीडिंग के हिसाब से सीपीयू या ईएमएमसी उसके ऊपर आके काम करना पड़ेगा. क्लियर? तो जिस चीज का डाउट से पूछ लीजिए. मेरा क्लास तो आज का हो गया, कल ऑडियो सेक्शन का पढ़ेंगे हम लोग. कल बूट सीक्वेंस बूट सेक्शन का हम लोग पढ़ेंगे. फोन ऑन करने के बाद कौन कौन सा आईसीस को बैकअप करता है वो पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे. ओके, आज का क्लास कोई भी डाउट्स पूछ लीजिए. सर ये इम्पोर्टेंट नोट करके लिखा ना सर. हाँ 1 2 3 4 देखिए ये सब वही है, पढ़ वही है. मैं आपको यही बोला, मतलब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर क्या लिखा है, मैं वो समझा रहा हूँ. क्योंकि पढ़ के मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, आपका क्लास को मैं समझा रहा हूँ. तो जो समझाया वही पॉइंट्स यहाँ पर है. मतलब कोई भी कंडीशन हो, कोई भी रीडिंग हो, पोर्ट बन रहा है तो आपका ईएमएमसी ही करावे, या ईएमएमसी कोई भी रीडिंग आ रहा है, ईएमएमसी को हटा दिया, पोर्ट बन गया, प्रॉब्लम ईएमसीपी के अंदर ही है. देखिए चाइनीज फोन्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग ये नहीं बोल सकते उसका एटीट्यूड ऐसा ही होगा. अभी कोई बोल सकते हैं इंसान ऐसा ही रहते हैं, इतना ही काम करते हैं, कोई फिक्स है नहीं है ना. जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा काम करेगा, जिसका और भी ज्यादा पावर है 20 लोगों को मारेगा एक ही बार. जिसका वीक है सिर्फ एक छोटा सा एक मतलब एक हाथ से ऐसा मारेंगे गिर के मर जाएगा. सही है. हाँ, ये ईएमसीसी है या ईएमसीपी है वो कैसे पहचाने सर? देखिए आपका फोन के अंदर अभी फिलहाल जो भी फोन आ रहे हैं 4-5 साल से वो सब कुछ ईएमसीपी ही है. ये नंबर के हिसाब से पता चल जाता है? नहीं वो से पता नहीं चलेगा. नॉर्मली आपका वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक्चुअली बोलते हैं वो कैसे पहचानना है, ईएमसीपी है ईएमएमसी है, वो नंबर के हिसाब से पहचान सकते हैं हम लोग. तो सॉफ्टवेयर भी मैं ज्वाइन तो करने वाला ही हूँ सर. हाँ तो वहां पर पूरा डिटेल होगा ना. कौन सा सर? ईएमएमसी अगर होगा तो उसमें तो रैम नहीं होगा ना. रैम नहीं होगा. हाँ, देखिए अभी तो रैम अलग से होगा ना. देखिए रैम देखिए ईएमसीपी होता है फोन के अंदर, मगर रैम भी सेपरेट होता है कुछ फोन्स के अंदर. अभी कुछ नोट 8 कुछ मॉडल के अंदर सीपीयू के बाजू में रैम लगा हुआ है और उसके पीछे में आप देखेंगे तो वहां पर ईएमसीपी लगा है. मतलब रेक्टेंगल साइज का होता है. रैम की आवश्यकता हर फोन में है ही सर के उसके बिना भी चल सकता है, रैम के बिना भी चल सकता है. जो परफॉर्मेंस फोन्स होते हैं वहां पर रैम देते हैं. अच्छा, परफॉर्मेंस फोन में रैम देते हैं? रैम देते हैं, मतलब ज्यादा बजट वाला फोन, थोड़ा महंगा वाला फोन. हाँ
महंगा है उसमें रैम है। हाँ हाँ, और कंपनी प्रॉफिट कम चाहता है वो फोन के अंदर होता है, जो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा चाहता है वहां पर नहीं रहेगा। अच्छा हाँ सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर जैसे कस्टमर डेड फोन लेके आया, हाँ एक तो हम मिनट, लोग मैं को- रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और बात करेंगे।